2026। बिल को चर्चा के लिए रोकना ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाए। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ नहीं उठेगी तो गलत है। इस तरह से उनका इकबाल ख़त्म हो गया है। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो ख़त्म। Pellet guns, AK-47 are these terrorists? What is wrong with these people? राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े, ये पुतला है। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। दिन की सबसे बड़ी बहस 3 के तरकश में आपका स्वागत है। देश में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर पिछले 36 दिनों तक दिल्ली में आंदोलन चला। छात्रों के आक्रोश के मोदी सरकार ने एक के बाद कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। सरकार 2024 के पेपर लीक कानून को और कठोर बनाने जा रही है। आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेपर लीक बिल के खिलाफ विधेयक पेश कर दिया, लेकिन इस पर अब तक चर्चा नहीं हो पाई है। 2 बजे तक सदन की कार्रवाई को शुरू होना था। सरकार ने बिल पर चर्चा की कोशिश की, लेकिन हंगामे के कारण सदन को फिर स्थगित करना पड़ा। अब स्पीकर ने विपक्ष और सरकार को 5 बजे तक की डेडलाइन दी है। सवाल उठता है, छात्र हित पर सिर्फ शोर होगा, काम कब होगा? पेपर लीक पर संसद में कानून पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? पेपर लीक को लेकर सरकार सख्त, तो क्या विपक्ष मुद्दा बदल रहा है? क्या सियासी फायदे के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या सिर्फ सड़क पर मुद्दे उठाए जाएंगे और संसद में चर्चा नहीं होगी? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल, और इस पैनल पर जाने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पहले हम आपको उस खबर से अपडेट करा देते हैं। संसद में गतिरोध पर यह बड़ी खबर है। गतिरोध खत्म करने का प्रयास जारी है। सभी विपक्षी दलों से बात कर रहे हैं स्पीकर। पेपर लीक बिल पर चर्चा की कोशिश की जा रही है। वहीं स्पीकर ओम बिरला, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल से भी मिले हैं। यानी सरकार और विपक्ष के नुमाइंदों से मुलाकात इस वक्त जारी है। और आपको बता दें कि स्पीकर ने शाम 5 बजे तक का समय भी दिया है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। तो तमाम कोशिशें इस गतिरोध को खत्म करने की हो रही है और स्पीकर इस कोशिश में, अखिलेश, लगातार लगे हुए हैं। जी हाँ, कुछ देर पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की मुलाकात हुई थी। अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में थे और लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि वो विपक्षी दलों के नेताओं से चर्चा करें। तो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक कांग्रेस से के सी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इनसे बातचीत लोकसभा अध्यक्ष की हो चुकी है। अन्य दलों के नेताओं से चर्चा 5 बजे तक जो स्थगन किया गया है लोकसभा का, उससे पहले कोई एक आम राय बना दी जाए ताकि 5 बजे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर चर्चा हो सके। लोकसभा अध्यक्ष ने 2 बार सदन में सभी से अपील की है कि इस बिल पर चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों छात्रों के भविष्य का और इसलिए इस पर सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। इसी के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने मुलाकात की और अब प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष इसके लिए तैयार हो जाए। उधर विपक्ष ये कह रहा है कि आज वो किसी भी सूरत में कार्रवाई नहीं चलने देगा। वो चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह जो पुलिस ने ज्यादतियां की है छात्रों के ऊपर। बिल्कुल, आप नजर रखें, लौटेंगे आपके पास अखिलेश। तो छात्र हित पर शोर इस वक्त ज्यादा हो रहा है, तो काम कब होगा, यही है आज 3 बजे की चर्चा का मुद्दा। अनिरुद्ध प्रताप हमारे प्रवक्ता जो हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ रहे हैं। अंश वत्स प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का। आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत अंश अगर मैं आपसे करूं, आप सबसे जो मुख्य मुद्दा था, मेन गोल जो था विपक्ष का, कांग्रेस का, वो ये था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब छात्र हित में जब एक कड़ा कानून लाने की तैयारी हो रही है, तो ऐसे में गोल पोस्ट चेंज करने की वजह क्या है? सिकता जी, मुझे आप एक चीज बताइए। चर्चा तो हर एक विषय पे होनी चाहिए। चर्चा तो इस विषय पे भी होनी चाहिए कि 20 जुलाई पे जो छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण जो पुलिस ने व्यवहार किया है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? चर्चा के इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि बिहार में यह आदेश किसने दिया कि छात्रों पे आप AK-47 ताकने का काम करें?
ये चर्चा इस चीज पे नहीं होनी चाहिए। इस चर्चा पे होनी चाहिए कि भाई जिसका विरोध, जिसकी निंदा खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी ने की है, इस चीज पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आज खुद सीजेआई ने जो है इसकी निंदा करने का काम किया है। तो इन सब बातों पे तो चर्चा होनी चाहिए। इस चीज पे जो है ये पर अंश, इस वक्त प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? छात्रों के भविष्य को लेकर फौरी तौर पर जो कार्रवाई हो सके, उनके भविष्य में को लेकर आगे ज्यादा अटकलें ना हो, तो इसीलिए कानून इस वक्त जरूरी है। सरकार तो कह रही है कि वो एक सार्थक बहस के लिए तैयार है, तो बहस के दौरान इस पर भी बात हो जाएगी संसद के अंदर। नहीं सिक्का जी, आप देखिए ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन क्यों हुआ था? ये प्रदर्शन इसलिए हुआ था कि ताकि सिस्टम को जो है जवाबदेही बनाया जा सके। आज समस्या ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो वहां पे समस्या खत्म होगी। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक तो मुख्य मांग यही थी आप लोगों की, सुन लीजिए यही तो मांग थी ना, मुख्य मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, फिर हम सदन में आएंगे। सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। देखिए मेन बात यहाँ पे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान उस खोखले सिस्टम के सिर्फ चेहरा थे। उनके राज में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। 2024 का नीट का पेपर लीक हुआ, फिर से 2026 को सिर्फ उसके चेहरा थे। लेकिन जो सिस्टम पिछले 12 साल में खोखला हो चुका, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आप सोचिए सिस्टम पिछले 12 साल में कितना खोखला हो गया कि 2026 का नीट का पेपर लीक का आक्रोश रुका नहीं कि उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया। लोगों के बीच में इसका आक्रोश रुका नहीं कि महाराष्ट्र में टीचर्स का पेपर लीक हो गया। तो सोचिए जवाबदेही, लोगों के अंदर डर जैसे शब्द रहे ही नहीं है कि लोग बाग फिर भी पेपर लीक कर रहे हैं। सिस्टम फिर भी कहां पे जो एक कमजोर हो गया। तो आप सोचिए कि ये सिस्टम कितना खोखला हो गया, ये सिस्टम कितना खोखला हो चुका है कि सीबीआई ने। पर मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है मनोज काका जी को मैं यहाँ लाऊंगी। आप कह रहे हैं कि चलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है छात्र हित के लिए, लेकिन मनोज काका जी, छात्रों के हितों को साधने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए समाधान कैसे निकलेगा? हंगामा करके, शोर करके, नारेबाजी करके, या बहस कर कर, चर्चा कर कर, एक विधेयक को पारित कराकर? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कि विधेयक को पारित करके, और लोकतंत्र में तो संवाद की बहुत जगह होनी चाहिए। और क्या 20 तारीख को जो हुआ है वो कौन, चर्चा से कोई नहीं भाग रहा। कोई भी विधेयक जब सरकार लाती है तो उसके जो मसौदे होते हैं, जिसको मोदी जी मुसद्दा बोलते हैं, मसौदा उनको बोलने में थोड़ी हिंदी में दिक्कत होती है, तो जब मसौदे होते हैं वो सारे सांसदों को वितरित किए जाते हैं। इससे पहले जो अभी हाल उसके विपक्ष में कोई नहीं है। अभी हाल ही में जो 20 तारीख को घटना घटी है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में अब जो लोग आंदोलन करेंगे उन पर AK-47 चलाया जाएगा, पैलेट गन चलाई जाएगी, उन पर गोलियां बरसाई जाएगी, और लोकतंत्र में विपक्ष को इतना वो कर दिया जाएगा, इतना तानाशाही रवैया होगा कि उनकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे? आप ये कहना चाहते हैं? पहले अभी जो घटना घटी है उस पर चर्चा करा लीजिए, इसके बाद विधेयक लाइए। समाधान नहीं चाहिए आपको? एक हफ्ते का वक्त जाया हो चुका है सदन का, दोनों सदनों का। बिल्कुल ये बिल्कुल तो समाधान इस वक्त जरूरी है ना छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए। अगर आप छात्रों के हित के बारे में सोच रहे हैं, यही तो छात्र हित के बारे में ही सब लोग सोच रहे हैं कि क्या आप ये उसका समर्थन कर रही हैं कि AK-47, पैलेट गन और गोलियां बरसाई जाएंगी? पुलिस का एक IPS अफसर एक बेटी के प्राइवेट पार्ट पर हमला करेगा और उस पर चर्चा नहीं होगी? इस तरह की तानाशाही चाहती हैं आप सरकार से, और उसके इस कदम को कि वो इस बहस से भाग जाए और उसका हम लोग समर्थन करें। अनिरुद्ध प्रताप, ये बताइए, जो ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के दोनों प्रवक्ता, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, आप लोग छात्र हित के लिए लगातार टास्क फोर्स, कोर्ट का गठन हो चुका है, और इसके बाद अब आप कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये एक संवेदनशील मुद्दा है छात्रों के लिए, अगर उन पर हमले हुए उसकी जवाबदेही वो तय करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये झिझक क्यों अनिरुद्ध प्रताप? एकता जी, डिबेट कहाँ हो सकती? डिबेट हो सकती पार्लियामेंट, जो चुने हुए प्रतिनिधि है जनता के, पार्लियामेंट में बैठते हैं, कानून संसद में बनता है, और पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती कानून बनाने में, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। डिबेट और डिस्कोर्स से भाग क्यों रहे ये लोग? भाग इसलिए रहे हैं कि छात्रों ने इन पर विश्वास नहीं किया। अगर छात्र इन पर विश्वास करते तो CJP बनाने की जरूरत न रहती। तो ये खुद है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इनको इमेज पॉस्चरिंग करनी है अपनी, तो इमेज बिल्डिंग के लिए ये लोग कहीं ना कहीं डिबेट और डिस्कोर्स से भागने की हमेशा का आदत है। 2014 से डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट मुद्दे, कभी पेगासिस का मुद्दा, कभी कौन सा मुद्दा लेते आए हैं। आज इनको क्योंकि इनका खुद का कंधा कमजोर है, तो छात्रों के कंधों पर रख के बंदूक चलाने की इनकी आदत है। अनिरुद्ध जी, आरोप भी तो लग रहा है BJP शासित प्रदेशों में इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो।
सिक्ता जी बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से नड्डा जी ने कहा उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जो छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, चाहे जिस तरीके से, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस कहती कि आइडेंटिफाई होते हैं 750 लोग जो कि प्रूवन क्रिमिनल है, तो उनपे जाहिर सी बात कार्रवाई होगी। तो उस पे कार्रवाई के लिए कुछ ऐसी बात नहीं, लेकिन जो छात्र पार्टिसिपेट किए आंदोलन में, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। अगर उन पे हुई होगी पहले तो वो सारे एक्शन वापस होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन लोगों का विपक्ष का, अरे आप पार्लियामेंट जाइए, जो प्रश्न आप एनडीटीवी सिक्ता जी से पूछ रहे हैं वही अनिरुद्ध से पूछ रहे हैं, वही जाइए आप पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पर डिस्कस करिए। लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कशन करने से भागते हैं। वहां तो आप 193 का आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप डिस्कशन करिए। आप जब डिस्कशन करने से भागे क्योंकि आपको इमेज पोस्टरिंग करनी है, छात्रों ने आप पर विश्वास नहीं किया। अगर छात्र आप पर विश्वास करते तो उनको सीजेपी बनाने की जरूरत न पड़ती, जंतर मंतर पर अलग आंदोलन करने की जरूरत न पड़ती, और आपको उनके साथ में जाके बंडल अप नहीं होने पड़ता। तो आप अपनी इमेज पोस्टरिंग के लिए सारा काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों के बीच में खुद को ये दिखते नजर आए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन लोग इनके साथ नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोनों पैनलिस्ट से, अपने लीडर्स को समझाएं कि जाएं पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करें, डिस्कशन करें, जो बोलना है वो बोले। पार्लियामेंट आपकी है, आप वहां पे करें। और एक जो बात अनिरुद्ध कह रहे हैं, आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ सरकार की बातचीत हुई, आंदोलनकारी छात्रों को समझ में आया कि अभी हमें सरकार को वक्त देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ती है हमारे हितों को लेकर। तो ऐसे में जब आंदोलन करने वाले छात्र वक्त देने को सरकार को तैयार हैं, तो विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है? अंश, सिक्ता जी मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब अगर छात्रों के पेपर लीक हो जाता है तो ये चाहते हैं, बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम लोग चुप होकर बैठ जाए, नेता विपक्ष चुप होकर बैठ जाए। अगर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण जो है व्यवहार पुलिस करेगी तो नेता विपक्ष चुप होकर बैठ जाए। ये चाहते हैं कि मुख्य विपक्षी दल जो है, तमाम विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब लोग जो है वो कहें कि अच्छा आप छात्रों पे AK-47 दाग रहे तो हम चुप होकर बैठे रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है। आज आपने यहाँ पे इनसे सवाल पूछा कि समाधान की बात होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये कि आप समाधान की तरफ जाएंगे कैसे जब आप परेशानी को स्वीकार ही नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा कि पेपर लीक हो रहा था, आप उसके डिसएडवांटेज को देख रहे, आप उसके एडवांटेज देखिए कि आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। आप ऐसे जो समाधान लाने की बात करेंगे। सच्चाई है कि आपने यहाँ पे पूरे जो इतने टाइम से सिर्फ लोगों को भड़कलाने का काम किया। आपने पहले डिनाइल मोड में रहे कि भाई पैलेट गन तो चली नहीं, लेकिन फिर आरएफ ने जो है इसका एक्सेप्टेंस किया ना कि हाँ पैलेट गन चली है। आप यहाँ पे छात्रों को लगी है। राहुल गांधी जी साहिल को लेकर आए, जिसकी हालत आज जो हुई है कि वो एक आंख से देख नहीं सकता, वो अभी की दिल्ली पुलिस की वजह से हुई है। आपने कहा कि भाई इसमें फॉरेन की फंडिंग आ रही है, आपने इसमें चाइना का एंगल घुसेड़ दिया, आपने सब कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बताता हूँ, जो रणधीर जायसवाल है उन्होंने कहा कि उनके पास तो कोई जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे कोई फॉरेन की फंडिंग हुई है। तो आपकी तो सारी बातें यहाँ पे झूठ साबित हो रही है। आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे कह रहे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ठीक है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है संसद के अंदर बहस होनी चाहिए। लेकिन अब छात्र चाह रहा है एजुकेशन रिफॉर्म्स, अपने फ्यूचर को लेकर एक तरह से वो सिक्योरिटी चाह रहा है। मनोज काका जी, जब विपक्ष इस तरह से हंगामे करता रहेगा, एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और आप लोगों की शर्तें खत्म नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई चलेगी कैसे? एजुकेशन रिफॉर्म्स, छात्रों के नुमाइंदे आप लोग अपने आप को बता रहे हैं और सरकार को, ठीक है, सही जायज सवाल भी आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन छात्रों का एजुकेशन रिफॉर्म कब फिर तय होगा, कैसे होगा? एक तो सिक्ता जी, कम से कम आप हम लोगों के सवालों से संबद्ध हो रही हैं और ये छात्रों का ही सवाल है। मेरी समझ है कि ये शासक या शासन से ज्यादा जनमानस, जनता के दिल तक संदेश पहुंचाता है। और कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, वो जनता की सुनते हैं, चाहे मेरी ना सुने या आंदोलन जो करते हैं उनकी ना भी सुने। तो ये जो उनका तजुर्बा था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसे फिर सफल होते देखा मैंने। इससे पहले 5-6 सालों में लद्दाख के स्तर पर हम इस प्रयोग का, गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते, उस पर अभ्यास करते आए हैं और उसे बहुत उपयुक्त, बहुत प्रासंगिक देखा। मगर मुझे देश के स्तर पर नहीं पता था और इस बार मुझे ये तसल्ली हुई कि ये आज भी देश के स्तर पर 100 साल बाद भी और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए मैं भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूँगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही
अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं और उसका हल जरूर होता है। देर से होता है मगर अंधेर नहीं होता है, ये हमने देखा। एक बार में आप सफल हो जरूरी नहीं है, मगर अधिकतर आप सफल होते हैं अगर इस रास्ते पे चलते हुए खुद को पीड़ा दें, खुद के शरीर पे पीड़ा लें और किसी दूसरे को पीड़ा ना लें, तो वो किसी भी कठोर से कठोर दिल को भी पिघला सकता है। ये हमने फिर देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के जनसाधारण और सभी नागरिकों को, बड़े बूढ़े छोटे बड़े, और जो आयोजक युवा थे जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से आगे लिया, उन सब का बधाई देना चाहता हूं। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है, ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है, बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता था, चाहता रहूंगा और यही संदेश दूंगा कि ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है। आज के भारत में भी, कल के भारत और विश्व में भी इसी पथ पे हम चलना चाहेंगे और देश को भी यही संदेश देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने, उन्हें याद करने आए हैं। सर, पूरा जो जर्नी रही, सबसे बड़ा इसमें अध्याय रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद अब ये सिस्टम में वो सुधार जो जरूरी थे वो हो जाएंगे? इस्तीफे पर क्या कहना है सर आपका? पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाएंगे। सर, आज बिल भी लाया जा रहा है सर पार्लियामेंट में बिल भी लाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। एक और मुद्दा है, सीजेपी ने ये कहा है कि लगातार एक्शन हो रहा है। बोल रहे हैं सर, सीजेपी ये कह रही है कि जो एक्शन हो रहा है, पुलिस ने और सरकार ने वादा किया था कुछ एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक्शन हो रहा है 5 बजे। मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए। बाकी न्याय अपना काम करेगा। 20 जुलाई को जो हुआ सर, विपक्ष ये कह रहा है, गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए जो गोली चलाई गई है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष भी ये कह रहा है सर। जहां भी कुछ भी होता है लोकतंत्र में, हर एक नेता, हर एक मंत्री जवाब दे तो होते ही हैं, और जवाब हो तो क्यों ना दें, ये होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा जहाँ भी जनता सवाल करे उसका जवाब हो, जवाबदेही की जगह हो, और वो संसद और विधानसभाएं हैं। सर, मैं ज्यादा गांधी जी के इस पवित्र स्थल पर ज्यादा विवादों में नहीं फंसना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माफी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है सर, बहुत उत्साहित है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कई लोग। अच्छा कुछ देश में हुआ तो उसको खुशी मनाएं, मगर विजय में भी विनम्रता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो आप ये संदेश आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत बड़े दिल के साथ आगे बढ़े कह रहे हैं सोनम वांगचुक, जो अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सीधे राजघाट पहुंचे। जो परिवर्तन हुआ है वो शांति से हुआ है, लाठियों पत्थरों से बात नहीं होती है। जवाबदेही विधानसभा और संसद में तय होनी चाहिए कह रहे हैं सोनम वांगचुक। तो वास्तविक विकल्पों की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखते हुए सूर्य मैथिल जी, एक
समाधान की बात हो रही है, एक सल्यूशन की बात हो रही है। ऐसे में जब इस तरह की गुंजाइश बन रही है कि सदन की कार्रवाई ना हो पाए, तो ऐसे में समाधान आएगा कैसे? छात्र और छात्रों को नेतृत्व करने वाले चेहरे खुद कह रहे हैं कि समाधान वहीं से आने वाला है। धन्यवाद सीता जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। ये देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठ के स्वीकार भी कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के लिए कानून बहुत आवश्यक है, लेकिन उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप देखिए, कर्नाटक के अंदर केपीएमसी पशु चिकित्सक का पेपर लीक हुआ, केपीएमसी राजपत्रित प्रोबेशनर्स का पेपर लीक हुआ, पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। उसके अलावा चाहे पंजाब ले लीजिए, पंजाब में जिस प्रकार से अभी लगातार 2 पेपर लीक हुए, उस पर कोई चर्चा नहीं। आप जब विरोध जो है वो सिलेक्टिव करते हैं और सिलेक्टेड अप्रोच रखते हैं, तो उसको कहते हैं मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू। यहां बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। अरे तो ये मंच नहीं है भाई चर्चा का मंच है देश का लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई वो संसद। वहां पर आइए ना, जहां करोड़ों लोगों की आस्था है, वहां पर जो बनेगा कानून, वही कानून इस देश में राज करेगा। एक चीज और सिकता जी, 30 सेकेंड। अब देखिए, जो एक योगेंद्र यादव जी हैं, जो इनके बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, उनकी एक लाइन याद आ रही है मुझको। उन्होंने अभी कहा था कि अब तो जो फैसले हैं वो संसद में नहीं होंगे, वो सड़क पे होंगे। अब इलेक्ट नहीं, रेजिस्ट का टाइम है। तो इसका अर्थ ये है कि आप संसद के अंदर ना तो चर्चा करेंगे, क्योंकि जब चर्चा होगी तो आपके 60 साल के कुकर्म सामने आएंगे। पर सूर्य मैथिल जी, संसदीय कार्य मंत्री ने आज सुबह ही कहा कि इधर उधर के विषयों पर ना जाए विपक्ष, अभी विधेयक पर रहे, कानून जो नया बन रहा है उस पर रहे। तो ऐसे में शायद विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा ना कि सरकार इस पर चर्चा कराएगी संसद के अंदर। बात का जवाब देना चाहूंगा, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। सिकता जी, 60 वर्षों से कोई कानून नहीं बना। प्रधानमंत्री जी ने 2024 के अंदर लोक परीक्षा अधिनियम बनाया। अब उस लोक परीक्षा अधिनियम को ही कड़ा बनाते हुए 5 की जगह 10 साल की सजा का प्रावधान उसमें कर रहे हैं। 1 करोड़ से बढ़ाकर जुर्माना और बढ़ा रहे हैं। तो इसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए यदि आप ईमानदारी से। तो वो तमाम दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के पटल में ये चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे में जब सरकार की तरफ से ये इंडिकेशन आ रहे हैं विपक्ष के लिए कि पहले आप विधेयक पर चर्चा करिए, बाकी बातें बाद में, तो विपक्ष भरोसा नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, एक बड़ा अपडेट आ रहा है पेपर लीक बिल पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि 5 बजे ही संसद में बोलेंगे, सरकार झुकी क्यों ये बताएं। अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया है कि सरकार झुकी क्यों, ये बता दीजिए। और पेपर लीक बिल पर बोले अखिलेश यादव, 5 बजे ही संसद में बोलेंगे। भाई देखिए, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? नहीं, बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, तो मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। तमाम सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अनुरुद्ध प्रताप, ये बताइए छात्रों के लिए किया क्या, जो विक्टिम्स थे इस आंदोलन के, जो घायल हुए, उनके परिवार वालों के साथ बैठकर क्या सरकार ने कोई बातचीत की, उन तक किस तरह की मदद पहुंचाई? तमाम ये सवाल हैं इस वक्त विपक्ष के जहन में, जिसका जवाब वो सरकार से चाह रही है। अनुरुद्ध सिकता जी, सबसे पहले तो जो डिबेट देख रहा होगा एनडीटीवी, शायद अपोजिशन के भी लोग देख रहे होंगे। मैं कितनी शालीनता के साथ बीजेपी के एक प्रतिनिधि बैठ के बात कर रहा और कोई भी पीछे की बात नहीं कर रहा।
मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि 2004 से 2014 में 68 पेपर लीक हुए। मैं कभी ये चर्चा नहीं किया मैंने इतनी देर में बैठ के 19 पेपर के लीक का आदमी को, चीफ मिनिस्टर को, उन्हीं के डिप्टी सीएम उनको जब पेपर लीक वाला जादूगर बताते थे। मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया। केरल में 200 बच्चों पे FIR हुआ वाटर कैनन से, उसमें मार पड़ी। मैं कभी बात नहीं कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से मुलायम सिंह जी ने जो परीक्षा का सुधारीकरण का लागू किया था, कल्याण सिंह जी ने, मुलायम सिंह जी ने किस तरीके रिजेक्ट किया, किस तरीके से अनिल यादव को UPSC का चेयरमैन बना के, UPPCS का चेयरमैन बना के रिक्रूटमेंट ही करा दिए थे। अब सोचिए UPPCS साल में कम से कम 50 पेपर लेता होगा। मैं ये चर्चा नहीं किया। अगर जब मैं ये चर्चा एक छोटा सा प्रतिनिधि चर्चा नहीं कर रहा है तो हमारे जो नेता हैं, गण हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों डिस्कशन इधर उधर की करेंगे? अरे आओ, आप डिबेट करिए, जो आपके दिल में बातें हैं, जो आपने वैसे गाली दिलवाते थे आप मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप वहीं पे आप बोलिए, आप डिस्कशन करिए। कम से कम छात्रों के हित की चर्चा आप करिए। और जो कॉन्सोलेट, जो आपको सुझाव हो, मान लीजिए मनोज जी के मन में कोई सुझाव है, अखिलेश जी के मन में कोई सुझाव है, अंश के मन में कोई सुझाव है, वहां पे सुझाव दें। एक कॉन्सोलिडेट होकर रिजल्ट निकले जो छात्रों के हित में निकले। अदरवाइज लोग आपको ही कोसेंगे, छात्र आपको ही कोसेंगे। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा कि डिबेट का और डिस्कोर्स का डिबेट जो होगी वो पार्लियामेंट में होती है, संसद या विधानसभा में। अनिरुद्ध जी ये बताइए कि जयराम रमेश ट्वीट कर कहते हैं, जब टास्क फोर्स के बारे में जानकारी सामने आती है कि 2024 में डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशें सरकार लागू तक नहीं कर पाई और अब एक नया टास्क फोर्स जो पुराना कानून था उसको और कड़ा करने की तैयारी, यानी कि 2 साल में 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, 2026 में नीट पेपर लीक हुआ। अगर वो सुझाव लागू किए जाते तो शायद ये नौबत ही ना आती। वो ही नहीं हुआ है तो अब आगे कैसे भरोसा करे कोई? सिक्ता जी आपने पूछा, मैं अर्जुन जी क्या कहते हैं, जयराम रमेश इतने सीनियर, मतलब पास्ट में मिनिस्टर भी रहे, उनको शायद इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। 101 सिफारिश में से 100 सिफारिश एक्सेप्ट की गई और लागू की गई। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए पास्ट मिनिस्टर उनको इस तरीके र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए। यही कांग्रेस। अंश जवाब दीजिए, अंश जवाब दीजिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जयराम रमेश, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 2026 की बातों का खंडन कर रहा हूँ। 101 मैं बताता हूँ 2026 में जब झूठ बोल रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं लोगों में। मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ। जो चीज लागू हो चुकी है उसको लेकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? दाखिल की गई स्वामीनाथन ने कहा कि भैया कोई भी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया। झूठ मत बोलिए। मोदी जी ने इतने साल क्या कर रहे थे बैठ के? राजीव गांधी कंपनी में अंतर है। आप यहाँ पे करेंगे सिस्टम को दूर करेंगे, कैसे करेंगे? संजीव मुखिया के खिलाफ तो एक एविडेंस लेकर नहीं आ पाए 2 साल में। आप कौन सा यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं? आप यहाँ पे झूठ बोले, बताइए ना कौन सी रिकमेंडेशन लागू की, बताइए। चलिए मनोज काका जी, ये गतिरोध इस बहस में भी हो रहा है, लेकिन हमें इस वक्त सल्यूशन और समाधान की बात करनी है। अब 2014 में उत्तर प्रदेश में CPMT पेपर लीक हुआ, UPPCS प्रीलिम्स लीक हुआ, UP पॉलिटेक्निक 2016 में लीक हुआ। ऐसे में अब आप लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो क्या विपक्ष के पास वैकल्पिक एक तरह से कहें तो नीतियां या मॉडल हैं जिससे एक तरह से पूरी तरह रोकथाम लग पाए इस तरह के लीकेजेस को? जी सिक्का, जरूर विपक्ष के पास वैकल्पिक और रचनात्मक दोनों तरह की नीतियां शेयर करिए ना संसद के अंदर। तो दोनों तरह के सुझाव हैं, लेकिन जो वो बात है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहा जाए, मैंने इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये कहना चाह रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके तानाशाही में अब छात्रों पर और किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को AK-47 और पैलेट गन से कुचला जाएगा, उस पर चर्चा नहीं हो? हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? हम किस दुनिया में, जिसमें UN तक पे चर्चा हुई, क्या हम दुनिया में यही कहेंगे कि हम पूज्य गांधी के उस देश में हैं जिस गांधी से मिलने चर्चिल भी अपना तख्त छोड़ के चल दिया था? अब हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि अपने ही छात्रों और अपने ही नागरिकों पर AK-47 चलाएंगे। बीजेपी पर ये लगातार मनोज काका जी गोल पोस्ट चेंज करने की तो बात है। हमने अखिलेश यादव का भी सुना। मनोज काका जी, अभी हमने अखिलेश यादव को सुना, वो कह रहे हैं कि क्यों सरकार झुक गई, पीछे की कहानी बताइए। अब ये एक नया गोल पोस्ट है कि अब पीछे की कहानी में बताइए। अगर छात्र कन्विंस्ड हैं, छात्र चाहते हैं कि सरकार को मौका दें, तो अब पीछे की कहानी भी अब चाहिए विपक्ष को सुनने के लिए।
ये स्वयं आपकी दृष्टि होगी, आपकी दृष्टि है कि छात्र कन्वेंशन, छात्र तो मांग कर रहे हैं कि उनकी रिहाई होती, वो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। बिहार में क्यों है 500 से ज्यादा छात्र जेल में, क्यों है? क्यों छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो जा रही है, जबकि सरकार ने कहा कि कोई एफआईआर नहीं करेंगे? तो सरकार लिख करके क्यों नहीं दे रही है कि सारे एफआईआर जितने लाज हुए हैं सब विड्रॉल किए जाते हैं देश भर में? सरकार के और गृह मंत्री के एक फैसले से सारे विड्रॉल हो जाएंगे, सब लोग जेल से छूट जाएंगे। तो ये झूठों की सरकार है। ये वो जो बात है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। उम्मीद करते हैं कि छात्र हित में जो भी हो कार्रवाई सदन की, वो छात्र के हितों के लिए हो, जिसके लिए छात्र सड़कों पर आए थे वो आप घर लौट चुके हैं और संसद की तरफ इस वक्त आप सभी लोगों को देख रहे हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बहस में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सुर्खियां। संसद में गतिरोध दूर करने के अब प्रयास जारी, विपक्षी दलों से मिले स्पीकर ओम बिरला, सरकार के नुमाइंदों से भी की है मुलाकात, शाम 5 बजे तक सहमति बनाने का समय। पेलेट गन और लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद में बवाल, विपक्ष ने कहा बच्चों को पीटा गया, अमित शाह जवाब दें, तो उधर बीजेपी बोली हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक, राजघाट जाकर बापू को दी है श्रद्धांजलि, कहा बापू का रास्ता आज भी प्रासंगिक। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए। संसद भवन में कल एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक को संबोधित, परीक्षा सुधारों पर सांसदों को दे सकते हैं जानकारी। आदिनाथ मंदिर जो है यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर है और शिवलिंग अब आने वाला है कुछ देर के बाद, शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया जाएगा। ये तो मस्जिद नहीं, ये तो मंदिर है। 25 में मंदिर थे, अभी तक मंदिर है, भविष्य में ये मंदिर रहेगा। और अब बात पश्चिम बंगाल के मालदा की, जहां पर 650 साल पुरानी ऐतिहासिक अदीना मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अदीना मस्जिद और आदिनाथ मंदिर को लेकर ये बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों का दावा है कि अदीना मस्जिद आदिनाथ शिव मंदिर है और इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने मस्जिद के पास एक परिसर में शिवलिंग स्थापित करने की घोषणा करते हुए आज पूरी तैयारी कर ली। मालदा की अदीना मस्जिद को लेकर ये विवाद है। मस्जिद के पास शिवलिंग की स्थापना हुई है, मस्जिद के पास रुद्राभिषेक का भी ऐलान हुआ। इस वक्त ये आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। अदीना मस्जिद पर ये जो विवाद है, शिवलिंग स्थापना का ऐलान हुआ, उसको लेकर आयोजन वहां हुआ। मस्जिद के बाद सुरक्षा बल की तैनाती भी दिखाई दे रही है। 3.5 फीट से ऊंचा शिवलिंग वहां पर लाया गया और उसका अभिषेक भी किया गया। अदीना मस्जिद या फिर मंदिर आदिनाथ, बंगाल में शुरू हुआ एक नया विवाद। ये पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि आदिनाथ मंदिर जो है यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर है और शिवलिंग अब आने वाला है कुछ देर के बाद, शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया जाएगा। ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पर मस्जिद के सामने शिवलिंग पूजा की तैयारी। अदीना मस्जिद पर सुरक्षा व्यवस्था भारी। ये है करीब 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद। इतिहास की किताबों में इसे मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिना गया, लेकिन अब ये मस्जिद विवादों में घिर गई है। हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वर्तमान अदीना मस्जिद की जगह पहले आदिनाथ शिव मंदिर था। ये तो मस्जिद नहीं, ये तो मंदिर है। अच्छा, मंदिर है। हाँ, 25 में मंदिर थे, अभी तक मंदिर है, भविष्य में ये मंदिर रहेगा। ये विवाद इसलिए और बढ़ता जा रहा है क्योंकि 29 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति मस्जिद से करीब 50 मीटर दूर स्थित एक मंदिर में लगभग 3.5 फीट ऊंचे और 1.5 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना और रुद्राभिषेक करने जा रही है। सोशल मीडिया पर शिवलिंग स्थापना की बात सामने आने के बाद से ही तनाव बढ़ने लगा है। समिति का कहना है कि भविष्य में अदालत की अनुमति मिलने पर संरक्षित परिसर के भीतर भी शिवलिंग स्थापित करने की मांग की जाएगी। कई सारे हिंदू संगठन जो है उनका मानना है कि आदिना मस्जिद दरअसल कभी आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर के नाम पे जाना जाता था और ये मालदा के जो धरोहर है
उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखने वाली बात होती है ये जो मसला है वो बातचीत के जरिए हल होगा या फिर ये विवाद किस तरफ रुख लेता है। मंदिर मस्जिद के विवाद के बढ़ने के बाद अब शिवलिंग पूजा के पहले पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों की भारी तादाद नजर आ रही है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है। अदीना मस्जिद के हर कोने की इस तरह से घेराबंदी की गई है, किसी अभेद किले में इसे तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यह न हो पाए। इस वक्त मैं अदीना मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ और अदीना मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बंगाल पुलिस के अलावा BSF और WBSF, RAF तमाम जो सुरक्षा फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है, क्योंकि सामने जो आदिनाथ मंदिर है वो जस्ट यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर वो मंदिर है। और इस वक्त ये मस्जिद जो कि ASI प्रोटेक्टेड इमारत इसको माना गया है, भारत सरकार ने 1958 में इसे ASI से प्रोटेक्टेड कराया था, उसके बाद से ये पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मालदा पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि संरक्षित स्मारक के भीतर बिना अनुमति किसी भी धार्मिक आयोजन, निर्माण या ढांचे में बदलाव की कोशिश कानून का उल्लंघन होगा और ऐसी स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फोरेंसिक ऑडिटर भी SIT में शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के भरोसे रिकॉर्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देना होगा। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अहम बातें कही हैं अदालत ने आशीष राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में, और SIT में फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की बात कही अदालत ने। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया वो इस मामले को बंद नहीं कर रहा है, वो लगातार इसकी निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस पूरे जो चंदा चोरी की जांच है उसमें पारदर्शिता हो। हमारा मकसद पूरी घटना की, जो भी ये घटना हुई है उसकी क्वालिटी जांच हो, साथ ही ये जांच जो है निष्पक्ष हो, स्पीडी हो और टाइम बाउंड हो। ये बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्योंकि ये मामला रुपए पैसे से जुड़ा है, अकाउंट से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में एक फोरेंसिक ऑडिटर, चार्टेड अकाउंटेंट भी होना चाहिए। वो बात यूपी सरकार ने मान ली है। नई SIT का गठन जो किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसमें अब एक चार्टेड अकाउंटेंट यानी जो फोरेंसिक ऑडिटर है वो भी शामिल होगा। एक बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो इस मामले को यहीं पर छोड़ने वाले नहीं है, लगातार इस मामले की आगे मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी सुधार जहाँ पर भी करने की जरूरत होगी वो आगे कदम उठाएंगे। जी, नई SIT से स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत ने मांगी है आशीष। जी बिल्कुल, नई SIT से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि उनकी जांच क्या कहती है। हालांकि जो यूपी सरकार की ओर से तुषार मेहता मांग कर रहे थे कि 3 हफ्ते में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो। उससे ये पता चलेगा कि जांच में किसी तरह की कोई बाधा तो नहीं आ रही है, SIT किस तरीके से जांच बढ़ा रही है ये भी पता चलेगा। इसलिए 2 हफ्ते के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जी, और इस पूरे मामले को अब आज की सुनवाई के बाद लग रहा है सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है और बहुत करीब से अब इस पूरे मामले की जांच पर निगाह रख रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आज 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस केस को यहाँ बंद नहीं कर रहे हैं, हम इस केस पर आगे भी मॉनिटरिंग करेंगे। हम देखेंगे कि इस मामले की एक पारदर्शी जांच हो, स्पीडी जांच हो, टाइम बाउंड जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। ये 4 बड़ी बातें CBI सूर्यकांत की बेंच ने कही हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में जहां भी जैसे भी सुधार की जरूरत होगी, दखल की जरूरत होगी तो वो उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो मेन फोकस जो है सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का, वो चंदा चोरी की जांच का है। तो ये बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जी शुक्रिया अपडेट के लिए। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फोरेंसिक ऑडिटर भी SIT में शामिल हो और जो नई SIT है उसे अपनी स्टेटस रिपोर्ट 2 हफ्ते में अदालत को देनी होगी। बड़ी खबरों पर हम लगातार बने हुए हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV इंडिया।